अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 9 मई केसेस में सजायाफ्ता पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर अहमद भच्चर, सेनेटर एजाज चौधरी और एमएनए अहमद चट्टा को नाअहल करार दे दिया है। अब ये तीनों नशिस्तें खाली हो चुकी हैं, इन पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। बैरिस्टर गौहर खान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि ये सिलसिला बंद करें, जमहूरियत दाव पर लगी है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई के हवाले से मुतासिब है। सलमान अकरम राजा ने राय दी है कि असम्बलियां अपनी तौकीर खो बैठी हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर के बयान की सख्ती से तरदीद करते हुए वजाहत की है कि एजाज चौधरी, अहमद चट्टा और अहमद खान को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सजा सुनाई जो अब तक बरकरार है। जबकि बैरिस्टर गौहर खान ने यह दावा भी किया है कि 39 पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की नाअहली की तैयारी की जा रही है जो जमहूरी उसूलों के लिए एक संगीन खतरा बन सकती है। दूसरी तरफ पंजाब असेंबली का माहौल भी कशीदगी का शिकार रहा, जहां अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ रसीद किया, जिसके नतीजे में 2 अपोजिशन अरकान खालिद निसार और शेख इम्तियाज की 15 दिनों के लिए रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। जून में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया, जिसके बायस 26 अरकान को मुअत्तल किया गया। ताहम बाद में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के बाद 22 जुलाई को इनकी रुकनीत बहाल कर दी गई। ये तमाम सूरत हाल एक बड़े सवाल को जन्म देती है। एक तरफ हुकूमत अवाम से मुआशी इस्लाहात में कुर्बानियों की तवक्को कर रही है, दूसरी तरफ सफारती महाज पर भी कुछ अहम कामयाबियां हासिल हुई हैं। हालिया दिनों भारत के साथ तनाव में सिफारती सतह पर पाकिस्तान को नुमाया मकाम हासिल हुआ है, मगर सवाल ये है कि क्या इन सब कामयाबियों के बावजूद सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा क्या खुद हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदेह? क्या किसी भी मुल्क की तारीख में ऐसी कोई मिसाल मौजूद है जहाँ शदीद सियासी खलफिशार के बतन से मुआशी तरक्की ने जन्म लिया हो? क्या स्टॉक मार्केट्स सियासी बहरानों में मुस्तहकम रह सकती हैं? क्या सरमायाकार गैर यकीनी सियासी माहौल में एतमाद से काम करते हैं? और क्या अवाम बेयकीनी के साए में मुआशी कुर्बानियाँ दे सकते हैं? हुकूमत को ये हकीकत तस्लीम करना होगी कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम एक सैराब से ज़्यादा कुछ भी नहीं। बड़ा सवाल ये नहीं कि सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है या फिर नहीं, बल्कि अहम सवाल ये है कि हुकूमत को खुद सियासी इस्तेहकाम की कितनी ज़रूरत है। पैनल में आज हमारा साथ देंगे हसन निसार, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहिब। सवाल अपने पैनल के सामने हम ये रखेंगे कि मुआशी हालात में बेहतरी के दावे, बड़ी सिफारती कामयाबियाँ, जबकि दूसरी तरफ बढ़ता सियासी अदम इस्तेहकाम, सियासी इंतशार किसके लिए बड़ा खतरा, हुकूमत या फिर अपोजिशन? शहजाद साहब, सबसे पहले आपका कॉमेंट लेते हैं। अच्छा, मैं कि आपने कहा बढ़ता सियासी इंतशार, यानी मैं जब आपके अगर तज्जिया करूं आपके सवाल का तो 2 वजूहात आप देती हैं। एक ये कि सफारती महाज पे हमने बहुत कामयाबियां हासिल की हैं, उनको डिफाइन करना पड़ेगा कि वो सफारती कामयाबियां कितनी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का इमेज उजागर हुआ है, लेकिन उसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं ये ज़्यादा बड़ी बात होगी। दूसरा, आपने मुआशी इशारियों की बात की कि उनमें बहुत बेहतरी आ रही है। ये भी एक इस तरह आर्ग्यूबल वो है, एक बात है, उसके ऊपर डिस्कस किया जा सकता है कि किस हद तक है, किस हद तक नहीं है। लेकिन उससे बड़ी चीज़ जो आप बताना चाह रही हैं कि हमें किस हद तक हमारा जो सियासी इंतशार है, पहली बात है कि क्या 2-3 लोगों की उनको डी सीट करने से या उनकी रुकनीत ख़त्म करने से क्या सियासी इंतशार आ जाता है किसी सियासी निज़ाम में? बहुत अजीब सी बात होगी अगर ऐसा होगा। लेकिन हमारा निज़ाम इसी तरीके से चलता है, एक हुकूमत आती है, दूसरे से बदले लेती है। ये इंतकाम की सियासत। शहजाद साहब, एक गौहर खान वो 5 अगस्त वाली तहरीक का भी तो जिक्र कर रहे हैं ना, अगर वो भी आ जाती है तो मईशत थोड़ी सी तो डिस्टेबल हमें नजर आएगी ना? नहीं बेटा, बात ऐसी है कि हमें सबसे पहले ये डिटरमिन करना है कि हमारे पास स्पेस कितनी क्रिएट हुई है। मैं अगर दो चीज़ों में अगर कहूँ आपको कि बेशक आपका इमेज बेहतर हुआ है और आपको एक डिप्लोमेटिक स्पेस दुनिया भर में मिली है, जो भी वजूहात थी उसमें अफवाज पाकिस्तान का या पाक फजाइया का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन आपकी पहचान दुनिया में हुई। अब इस पहचान को आप इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये जो स्पेस है, जो जगह क्रिएट हुई है आपके लिए, आप इसको किस लिए क्या आप कहते हैं कि हम मोदी से बड़े हैं, हम हिंदुस्तान से बहुत बड़े हो गए हैं, हम उनके बराबर की टक्कर हैं? मोदी अपने आप को क्या समझता है? कुछ तो हम इन जुमलों के अंदर अपना वक्त ज़ाया और अपनी जगह को ज़ाया कर सकते हैं। दूसरा, इस स्पेस को, इस पूरे खत्ते को और पाकिस्तान को खुसूसी तौर पर अमन देने के लिए कुछ मामलात कर सकते हैं।
तो क्या हम इस स्पेस को इस्तेमाल करते हुए फॉरेन पॉलिसी के तरीकों को अपने बदल रहे हैं? क्या हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में थोड़ी बहुत तब्दीली ला रहे हैं? क्या जो हमारे वो मसाइल जिन्होंने हमें उलझा के रखा हुआ है 77 साल से, उनको हम हल कर सकते हैं? ये पहली कामयाबी का अमल होगा। इसका सियासी इंतशार से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक शहजाद साहब एक और चीज, कता कलामी की माजरत, एक और चीज, अभी 3 का मैंने जिक्र किया, लेकिन साथ ही मैंने ये भी बात की है कि बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि 39 जो हैं अरकान पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनको डी सीट करने की तैयारी की जा रही है। अगर ये 39 को ना अहल कर दिया जाता है तो फिर भी आपको लगता है कि कोई हलचल नहीं होगी? मैं आपको मैं तशफ़ी कर देता हूँ, तसल्ली कर देता हूँ, मैं सियासी अल्फाज में बात बयान कर देता हूँ। अच्छा। ताकि हम सियासत में रहें, मैं फॉरेन पॉलिसी की तरफ ना जाऊँ। अच्छा, देखिए, तो इसमें सियासत की बात कर लेते हैं। देखिए, सियासी तौर पर हुकूमत के पास जो स्पेस आई है, चाहे वो मुआशी इशारियों से मिली है या उसको डिप्लोमेटिक अंदाज में मिली है, दुनिया में रिकग्निशन से मिली है, वो उसको अंदरूनी तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 इम्तिहान होंगे। क्या इस मुल्क में पोलराइजेशन, इतनी बड़ी ताकत और कुव्वत होने के बावजूद, जहां पर एक हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे है, जिसमें डिप्लोमेटिक स्पेस बहुत बढ़ गई है, आपकी पहचान बहुत बढ़ गई है, आपका सेल्फ ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है हुकूमत के तौर पे, तो क्या आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए? क्या आपने मुल्क के अंदर पोलराइजेशन की कमी लिखी है? सियासी जो इंतशार का जो खतरा है आपके पास, जिसको आप सियासी इंतशार बार बार कह रहे हैं, इसको हम किस हद तक, इस ताकत, इस ज़ोम, इस हिम्मत, इस स्पेस के साथ हम किस तरीके से अंदरूनी तौर पर सियासी वो जो इंतशार है उसकी स्पेस कम कर सकते हैं? क्या हम हमला करके किसी दूसरे पे उसको कम करेंगे, या हम किसी और मामला फहमी के साथ मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे? इंतशार 2 तरीके से होता है ना, आप दो अतराफ आपस में टकराती हैं, इंतशार क्रिएट होता है जी। तो अगर आप ही बड़े बनके उस टकराव से बचत की कोशिश करें और ऐसा मौका ना दें और किसी तरीके से इससे मामला करें कि इंतशार ना हो, तो सियासी इंतशार में कमी आ जाएगी ना। सही है। तो पहला हल इस हुकूमत का इस मौके के बाद से जो कामयाबी का जो पहला इम्तिहान होगा, जो टेस्ट होगा, वो ये होगा कि किस हद तक अपने आप को इस तरह की डिस्ट्रैक्शन से बचा सकती है और सियासी इंतशार को अपने रास्ते का हर्डल नहीं बनने देगी। ठीक है। मुआशी नहीं, एक मिनट बात तो शुरू हुई है ना, अभी तो बात शुरू हुई है। दूसरी चीज है कि मुआशी तरक्की, वो इसको मुआशी तरक्की में कैसे कन्वर्ट कर सकती है, उसके लिए अंदरूनी तौर पर बहुत सारी चीजें। तीसरी फाइनल बात बयान कर दूं आपको, हम नैरेटिव और बयानिया की बहुत बात करते हैं कि नैरेटिव में फलाना है, बयानिया फलाने का है, ये है वो है। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। कोई नैरेटिव कोई चीज ही नहीं है। सही है। अमल ही नैरेटिव होता है। हाँ। अमल ही नैरेटिव होता है। तो जितनी स्पेस आपके पास आ गई है, आप इसको अगर अमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो आपका नैरेटिव जीरो है। बिल्कुल शहजाद साहब, शायद अवाम भी यही चाहते हैं कि अब बातें तो बहुत ज्यादा हर गवर्नमेंट करती है, लेकिन अमलन हमें वो नजर नहीं आता है। साथ रहिएगा। हसन साहब, आपकी तरफ आते हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम, आपको क्या लगता है, जमहूरियत की मजबूती या फिर हम इसको कहें कि मजीद कमजोरी? 2 बातें पहले मैं अर्ज कर लूँ। एक तो जो शहजाद साहब ने कहा नैरेटिव कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये जो मीडिया पे जो कुछ होता है ये भी कुछ नहीं होता। नैरेटिव गोएबल्स का बाप भी आ जाए तो वो भूखे आदमी को कौन सा नैरेटिव है जिससे उसका पेट भरेगा? शहजाद साहब ने बड़ी ये बहकी हुई नींद जाहलों वाले लोग किस्म के लोग हैं हम, बड़ी बुनियादी और पते की बात की है। नैरेटिव बहुत सानवी चीज है। किधर गया नैरेटिव गोएबल्स का, जो जीनियस था? अच्छा, आगे दूसरी बात, आपने अपने इंट्रो में वो थप्पड़ खाने और मारने वाली बात की है। तो थप्पड़ खाने वाले ने ये थप्पड़ बड़ी मेहनत से कमाया है, और जितनी बकवास की थी उतने ही थप्पड़ उसको लगने चाहिए, तो उनको मैनर्स ही नहीं है, इसीलिए मैं इनको सियासत। अच्छा, अब चलते हैं आपके सवाल की तरफ, जिसकी आखिरी सतर ही ये सवाल है कि ये सियासी इंतशार किसके लिए बड़ा खतरा, हुकूमत या ऑपोजिशन? ऐसा ही है जी। मेरे सामने लिखा हुआ है जी। तो ना हुकूमत ना ऑपोजिशन के लिए कोई खतरा, ये याद रखना। हो भी तो मेरी तरफ से ये दोनों जाएं भाड़ में और जहन्नुम में, इनकी सेहतों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आते जाते रहते हैं, चित्र भी खाते रहते हैं, इक़्तिदार भी देखते हैं, इनका क्या है?
ऑपोजिशन आपने बात की है, वो है कहाँ? इस मुल्क में ऑपोजिशन कहाँ है? किस हाल में है? क्या हो रहा है? और हुकूमत कहाँ है? झूठे बात सुनो सियासी, ये माशी, मैं इक्तिसादियात का स्टूडेंट हूं, इशारिये नहीं होते, ये सड़क पे नजर आएंगे तो इशारिया मैं घर बैठा मान लूंगा, वरना जो मर्जी राग अलापते रहो। अगली बात, अगर बड़ा खतरा है, ये रिकॉर्ड पे रहे, तो वो मुल्क और यहां बसने वाले अवाम नहीं, रियाया और शूद्रों को है, जो पहले ही बहुत बड़े अजाब से गुजर रहे हैं। सिर्फ उनको खतरा। क्या बिगड़ गया था किसी का फॉल ऑफ ढाका के बाद? बताएं मुझे। मर गए जिनके वहां कारोबार थे, रिश्तेदारियां थी, आना जाना था। वो जो एक और तबका था बीच में, मैं वो बंगालीज की बात नहीं कर रहा, को अपने पाकिस्तानियों की, वो कौन थे? बिहारी टाइप। बिहारी कीमत तमाम देते हैं और वही दे रहे हैं, वही देंगे। इनमें से किसी को कोई खतरा नहीं। इनकी बेतहाशा जायदादें, औलादें, सब कुछ बाहर है और इनका अंजाम भी बाहर है। तो फिर हसन साहब, जो अवाम से मुआशी इस्लाहात के हवाले से जो कुर्बानियों की तवक्को की जाती है, फिर अवाम किसकी तरफ देखे? अवाम कसाईयों की तरफ देखें, अपने अंदर कसाई ढूंढें। कुर्बानी ठेका लिया हुआ है अवाम ने। पाकिस्तान बना, रूसा में से कौन, जागीरदारों में से कौन मारा गया था बताएं? सही। बहु बेटियां बहनें रह गईं, गरीब गुरबा की, बच्चे उनके करपानों पे उछाले गए। अब टाइम ये है गडासा किसी और के हाथ में जाए,